हेलो। हेलो सर। हेलो जी, क्या हाल है? ग्रेट। अगर कैमरा ऑफ करना है तो कर सकती हो, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ये सेशन। और कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। यप। अब बोलो, क्या डाउट है? स्टार्ट कर दो। ओके। हम्म। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन। किसका? सैम्पल पेपर का या तुम्हारा किसी और का? मेरा ही है। हाँ, बोलो बोलो। आदि का है। हाँ, बोलो। ठीक है। हाँ जी। तो इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ये मैंने करवाया ए था एंड तुमको, 7। याद करो। मैंने इसका यूट्यूब पे एक लीस्ट वीडियो प्राइम भी बनाया फैक्टर। था। हाँ, बताऊँ? देखो, दिखाता हूँ। ओके। प्लेलिस्ट में जाओगी, इसमें हम्म। क्वेश्चन ऑफ द डे आता है। दिख गए? ये तो ऐड चलने लग गया। कुलकर्णी में रुक जाओ। पहचाना 2010 का। यप। गॉट। पे 3 जो है लीस्ट दिख गया ना? लेकिन फिर भी मैं बता हाँ देता जी। हूँ, और बाई चांस फिर भी कोई दिक्कत हो तो रेफ़र कर सकती हो। बोलो, क्या था तुम्हारा लीस्ट प्राइम फैक्टर? ओके। आगे। 3 is the least prime factor of a number a and 7. 3 इज़ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, एंड 7 बी का होगा। Yeah. हाँ जी। और तुमसे क्या पूछा है? Then the least prime factor of a plus b is लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी, या ए प्लस बी? a plus b. ए प्लस बी इज़ ओके। देखो, लीस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब समझो पहले। जैसे सपोज़ 2 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन होते हैं बताओ? 1 होता है और 2 होता है। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 हम्म। होगा, यस और नो? नहीं। 3 है, 3 का फैक्टर क्या होता है बताओ? 1 और 3। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? यप। 1। नहीं, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं सॉरी है ना, 3। इसलिए 3। तो लीस्ट हाँ प्राइम फैक्टर ऑफ करेक्ट। ए, 3 होगा। तो 3 ए की वैल्यू क्या हो गई? 3। बात समझ में आई क्यों? क्योंकि ए ही मतलब 3 ही एक ऐसा नंबर है हाँ। जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। और बोलो 7। अब ऐसे ही देखो, ओके। 7 के लिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? फैक्टर तो हो जाएगा 1 कॉमा 1 and 7, 7। लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 7। तो इसका लीस्ट 7। प्राइम फैक्टर वो कौन हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब ए 7। प्लस बी कर दो। ए प्लस बी क्या हो जाएगा बोलो? 3 + 7। 3 3 प्लस plus 7 कर 7 दो, 10। 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर्स निकालो, क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 1 to 5। 5 होगा, है ना? 10। 10 होगा। ये तो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन तुमसे क्या बोला गया? लीस्ट प्राइम फैक्टर। इनमें से प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 और 5। इनमें से लीस्ट नंबर कौन 2 सा और है? 5। 2। तो 2 हो गया इसका 2। आंसर। ओके। स्क्रीनशॉट लेने? वैसे रिकॉर्ड हो रही है। नहीं मैं लिख लिया। चलो ठीक है, और बोलो। लिख भी लिया। हाँ जी। तो इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसका मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो द हाँ, क्वेश्चन इज कि इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260। एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ LCM and HCF of two numbers एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स is 1260. इज़ 1260। हाँ जी। And their LCM is 900 more than their HCF. एंड देयर एल सी एम इज़ 900 मोर देन देयर एच सी एफ। Then the product of two numbers is what? देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ वॉट? Yep. ये तो इजी हो जाना चाहिए था। देखो, एल सी एम और एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 126। अच्छा, सम दे रखा है तो सम लिख देते हैं। एल सी एम प्लस एच सी एफ कितना हो गया ये? 1260। 1260. क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया? देयर एल सी एम इज़ 900 मोर देन देयर एच सी एफ। तो जो एल सी एम है वो कितना है? 900 ज़्यादा है किससे? 900 एच सी एफ से। HCF से. तो एल सी एम की ये जो वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 900 प्लस एच सी एफ प्लस एच सी एफ इक्वल टू 1260। ये सर नो?
यहाँ पे HCF कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो दो 2 बार। टाइम HCF इज इक्वल टू 1260 माइनस 900। माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3। 2 और 360 को कैंसिल कर दो। HCF कितना आ गया? 180। HCF आ गया 180। अब इस HCF की वैल्यू जो 180 आई है इसको पुट कर दो इसमें, तो LCM कितना आ जाएगा बोलो? LCM आ जाएगा 900 प्लस HCF जो कि आया था 180, तो ये हो जाएगा कितना? 1080। क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? LCM इंटू HCF के। LCM और HCF के। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करवा दो। अब HCF कितना है? 180 और LCM कितना है? 1080। 1080। मल्टीप्लाई करो और चेक करो सेम आ रहा है गलत आ रहा है। ओके। इनको करोगे ना ये आएगा 194400। 94400। हाँ, ऑप्शन में है ये। ठीक है, और बोलो। ओके, द नेक्स्ट इज कि हाँ, a positive integer m when divided by 11। एक मिनट। अब पॉजिटिव इंटीजर m when divided when by divided by 11 11 आगे gives remainder 6। gives remainder 6। ओके। If 4m plus 5 if 4m plus 5 is divided by 11, is divided by 11, then the remainder is what? then the remainder is what? कहाँ के क्वेश्चन है सारे? RD। ओके। अब पॉजिटिव इंटीजर m व्हेन डिवाइडेड बाय 11, देखो ये है यूक्लिड्स का क्वेश्चन। तो मैंने बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a क्या होता है? डिविडेंड। हाँ जी। b क्या होता है? डिवाइज़र। डिवाइजर। q क्या होता है? कोशेंट। और Quotient। r क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर। जो स्टेटमेंट हमें लिखी हुई है, अब पॉजिटिव इंटीजर m इज़ डिवाइडेड बाय 11, तो कौन डिवाइड हो रहा है बताओ? कौन डिवाइड कौन हो रहा है? m डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से। तो 11। डिविडेंड क्या हो गया? m। और डिवाइड किससे हो रहा है? 11 से डिवाइड हो रहा है, तो m इज़ इक्वल टू 11 q प्लस और रिमाइंडर कितना हो गया? 6। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? हाँ जी, आगे। क्वेश्चन में आगे बोला गया इफ़ 4m प्लस 5 इज़ डिवाइडेड बाय 11, तो पहले 4m प्लस 5 की वैल्यू तो निकालें। 4m प्लस 5 की पहले वैल्यू निकालते हैं। 4m की वैल्यू क्या है? 11q प्लस 6 और प्लस 5। जी। 4 11 ज़ा 44 q प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 44q Q प्लस 29। plus 29। अच्छा, इसने बोला किससे डिवाइड करना है? 11 से। एक बात बताओ, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करना चाहूँगा तो 44 तो चलो 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा, क्या 29 होगा 11 से डिवाइड? नहीं। नहीं। 11 की टेबल में कौन सा नियरेस्ट नंबर आता है जो 29 के पास में हो? 22। तो 22। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस 7। हाँ जी। अब इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 ब्रैकेट में 4q 4q प्लस इसको प्लस कुछ नाम 2। दे देते हैं 2 प्लस इसको कुछ नाम क्या दें बोलो? 7 ही हो जाएगा ये तो, 7 दे देते हैं। अच्छा, 4q प्लस 2 कुछ मल्टीपल होगा तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ। इसका मतलब कि 4m प्लस 5 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 11s बचता सिर्फ, तब तो 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बच रहा है बताओ? 7। यही तुम्हारा रिमाइंडर है इसका। बात समझ में आई या नहीं ओके। आई? हाँ, आगे। और बोलो। और ओके, तो two numbers are in the ratio 2 numbers are in the ratio 21:17. 21:17. If their HCF is 5, If their HCF is 5, then the numbers are what? then the numbers are what? Okay,
दो नंबर हैं वो 21:17 के रेशियो में है, मतलब सपोज़ पहला नंबर 21 भी हो सकता है और दूसरा नंबर क्या हो सकता है 17। और क्या नंबर हो सकते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि दूसरा नंबर ये पॉसिबिलिटी है कि 42 हो जाए और 34 हो जाए। ऐसे ही और क्या क्या हो सकते हैं, 21 × 3 और 17 × 3, मतलब कि 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3 और 5 तो 53, मतलब 51 हो गया। 17 × 3 = 51। तो हमारे पास जो दो नंबर हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो 21 17 या फिर 42 34 या 63 51। इसका मतलब जो दो नंबर होंगे वो 21x और 17x होंगे, यस और नो? बात क्लियर होगी? इफ़ देयर HCF इज़ 5, हाँ जी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू को 5 पुट कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों नंबर क्या बन जाएंगे बोलो? 21 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 105 और 5 7 हाँ 35 और ये 85 बन गया। 85 तो इस हाँ जी तरीके से हमारा ये दो नंबर्स निकल गए 105 और 85। अगर क्रॉस वेरीफाई करना है हाँ कि ये आंसर सही है कि नहीं है, तो एक काम करो, इनका HCF निकाल लो, चेक हो जाएगा। हाँ जी HCF निकाल के चेक भी कर लेते हैं। देखो 85 और 105, 85 1 ज़ा 85 हो गया, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 85 हो गया। 20 कितने जा 4 ज़ा 80, यहाँ पे 5 आ गया और फिर 5 जी 4 ज़ा 20। इसका HCF क्या जी गया बताओ? 5 5 आ गया, तो इसका मतलब जो हमने निकाला वो सही है। तो 85 और 105 दो नंबर हैं जो हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। क्लियर? ओके। तो ये रेशियो में निकले हैं 21 और 17 के रेशियो में, बिल्कुल पर बिल्कुल। आंसर में 85 और 105 लिखा है, मतलब उल्टा लिखा है। तो तो कोई बात चलेगा नहीं, हाँ वैसे? बिल्कुल चलेगा, वो ऑप्शन वाले बनाने वाले ने गलती कर दी है। वैसे 105 और 85 इसका आंसर है। अगर ओके नन ऑफ द ओके अबव आता है ऑप्शन में तब तो नन ऑफ द अबव कर देना, और अगर ऑप्शन में है 85 और 105 तो वो कर देना। ओके ओके और बोलो। ओके। लीस्ट प्राइम फैक्टर तो सीख लिया मैंने। हम्म, ओके। आपने बताया था कि जो क्या बोलते हैं डेसिमल जो लिखते हाँ थे हाँ ना, 2 × 5 वाला, हाँ हाँ। तो इसमें द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊं इसका? डेसिमल ये 2 एक्सपेंशन 3 बनेगा। हाँ जी। नहीं, इसका क्या वो वैल्यू पूछ रहा है, डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी? नहीं, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है। तो ये तो नॉर्मली तुम्हें करके देखना पड़ेगा, ये वैसे नहीं होगा, ये तो तुम्हें करके देखना पड़ेगा। अच्छा और फिर भी अगर मतलब करना चाहो ना तो इसका एक तरीका है, मैं बता देता हूँ। देखो 17/8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 3। यहाँ पे 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ओके तो ये हो गया 17 × 125 अपॉन में 10 का क्यूब। तो जो भी ऊपर आंसर आएगा ना 125 × 17 हाँ अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। इसका मतलब ये 3 प्लेस बाद मतलब डॉट के बाद 3 0 लगने वाले हैं। बात समझ में आई? हाँ जी। बस ये तो इसका मतलब आंसर। 125 से मल्टीप्लाई किया तब भी हाँ 3 के बाद ही अच्छा। हाँ, क्योंकि 125 × 17 अगर करोगी ना तो 2125 आएगा, और अपॉन में 1000 कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 2.125। तो मेरे कहने का ये मतलब है, तुम ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है तुमको कि 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना, ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 1000 आ गया ना, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने वाले हैं, तो तुमसे क्वेश्चन में ये तो पूछा होगा कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है कि ये 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके हाँ जी। समझ में आया या नहीं आया, अभी बताओ। हाँ हाँ आ गया। और बोलो। और if the zeros of the polynomial एक मिनट, हाँ fx equals to x raised to power 3 minus एक मिनट, fx इज इक्वल टू x raised to power 3 minus 3p x raised to power 2 3p x रेज टू द पावर 2 plus qx minus r प्लस qx माइनस r। r in ap अच्छा, ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, r in AP। then options दिए। अच्छा, तो समझ गया मैं, रिलेशन दे रखा होगा कुछ ना कुछ, है ना? हाँ जी ओके, तो देखो जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d। हाँ जी अब इस पूरे को अगर तुम a से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा x³ + b/a x² + c/a x + d/a। यस और नो?
हाँ जी, और जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो बताओ क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी बाय ए। और हाँ, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है? सी सी बाय। अपॉन ए। और जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है वो क्या होता है? माइनस डी अपॉन में ए। हाँ जी, याद है? हाँ हाँ, माइनस डी अपॉन में ए। ओके। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन में ए है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी अपॉन में ए। बी अपॉन ए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में होता है एक्स क्यूब माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यस और नो? क्योंकि जी। बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? आ गई। और सी अपॉन ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा अल्फा। प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस डी अपॉन ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? अल्फा बीटा गामा। नहीं कर सकते। क्यों? माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा ओह। की वैल्यू माइनस डी अपॉन है, इक्वल टू ज़ीरो। यस और नो? यप। अब हमें 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, पहला ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो। तीनों ज़ीरो कैसे हैं? ए पी में। मैंने तुम्हें बताया था कभी भी 3 ज़ीरोज़ बोल दे ए पी में तो तुम्हें क्या क्या लेना है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। याद है वो वाली क्लास? बोलो यस और नो? हाँ जी, याद है। तो इसको क्या मान लेंगे? अल्फ़ा। इसको क्या मान लेंगे? हाँ जी। बीटा। और इसको बीटा। क्या मान लेंगे? गामा। गामा। एक काम करो, अब तीनों को प्लस कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बताओ कितना आएगा? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। डी से डी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो गई? 3 है। 3 है। और हाँ जी। क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना? हाँ जी। तो हाँ करो जी। यहाँ पे, बताओ क्या आएगा? यहाँ पे बताओ माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा? यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? माइनस 3। नहीं नहीं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस 3 पी है। नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो ना, यहाँ पे देखो मैं माइनस बी की बता रही थी। अच्छा, तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी फिर तुम्हारा 3p। ओके, पी। 3p और a क्या है? 1। तो हाँ जी। 3p हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। हम्म। तो इसको मैं 3p लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा खुद माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो 3a और 3p इक्वल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया? पी। इतना समझ में आया नहीं आया बोलो? आ गया। अब a निकल चुका है। अब दूसरे विंडो में मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो माइनस डी अपॉन ए होता है। हाँ जी। अब अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं? ए माइनस डी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस डी। ए प्लस डी। और माइनस डी अपॉन ए देखो, माइनस डी अपॉन ए, इस फिर से देखो पॉलिनोमियल में देखो, माइनस डी, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? माइनस आर। तो माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर। तो यहाँ पे माइनस डी की जगह मैंने क्या लिख दिया? आर लिख दिया अपॉन ए कितना है? 1। ये हो गया। अब a माइनस डी और a प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर। और a पहले से ही बाहर है तो इक्वल टू आर। अब हम जो है एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू आर। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और बताओ क्या आ रही है? डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब माइनस आर अपॉन में ए, और a इक्वल टू पी है, थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था, तो हो जाएगा पी क्यूब माइनस आर अपॉन में पी। ये किसकी वैल्यू आई है? डी स्क्वायर की। डी स्क्वायर की। ओके। अब तीसरा रिलेशन क्या बच गया हमारा जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वो क्या होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ पर पुट करो, ए माइनस अल्फ़ा क्या था हमारा? ए माइनस डी, और बीटा क्या था? ए। बीटा क्या था? ए, और गामा क्या था? ए प्लस डी, और गामा क्या था? ए प्लस डी, और अल्फ़ा क्या था? ए माइनस डी। अच्छा हाँ, ए माइनस डी था, इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए चेक करो, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ये हो जाएगा क्यू, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। क्या क्या कैंसिल हो गया? माइनस ए डी प्लस ए डी कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ? 3 बार। तो 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ?
टी क्यूब P माइनस बटे आर अपॉन पी, हाँ टी जी क्यूब माइनस आर अपॉन में पी। P ये किसकी जगह पुट किया है, डी स्क्वायर की जगह, D इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देता हूँ इक्वल टू क्यू। हम्म, अब एक खुद किसके इक्वल था बोलो, पी के, A हाँ जी तो यहाँ पे मैंने ए को पी बना दिया। बस अब इसको ओके एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जो भी रिलेशन आएगा वो आंसर होगा। हो करूँ पूरा cool या हो जाएगा बोलो? हाँ आगे तो हो जाएगा ठीक है, और बोलो फिर। और okay if alpha beta are the zeros of the polynomial हम्म, fx equals to आर ax square जीरोज ऑफ plus पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, ax square plus bx plus c ओके। then 1 by alpha square plus 1 by beta square equals to मैडम आप कितनी बार पूछोगे सेम क्वेश्चन? देखो, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है, तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन में ए। यस और नो? अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे, देखो इसको मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमें एक फार्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है सपोज़ मेरे को, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। यस और नो? यहाँ से अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालो, बताओ क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा अपॉन में नीचे लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताओ, माइनस बी अपॉन ए, पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, पुट कर दो। तो माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह सी अपॉन में ए अपॉन में अल्फ़ा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है। ओके आगे का कर लेंगे हम। कर लोगी पक्का? या चलो आगे बोलो फिर। मेरे को बस जानना था कि वो उसका फॉर्मूला कैसे लगाना है, बस ठीक है। और नहीं था। ओके व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल What should be added to polynomial x square minus 5x plus 4 x square minus 5x plus 4 so that so that 3 is the zero of the resulting polynomial? 3 is the zero of the resulting polynomial? हम पी एक्स में क्या ऐड कर दें ताकि 3 बन जाए ज़ीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल? ओके, तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो पी एक्स है ना, हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, वो हम ये मान लेते हैं कि हमने उसमें क्यू एक्स ऐड कर दिया। ओके ठीक है, अब जब हमने पी एक्स में क्यू एक्स ऐड कर दिया तो एक नया फंक्शन बन गया ना, तो मैं बोल देता हूँ वो एक नया फंक्शन जो बना वो आर एक्स नहीं लेता हूँ, उसको जी एक्स ले लेता हूँ। चलो, जी एक्स एक फंक्शन बन गया कब, जब मैंने पी एक्स में कोई नया फंक्शन हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट शुड बी एडेड, तो व्हाट शुड बी का आंसर क्या है, क्या ऐड किया है हमने, क्यू एक्स ऐड किया है, सो दैट 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब जब मैं जी एक्स में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0। बात समझ में आई है नहीं आई? अब G3 जो है वो खुद किसके इक्वल हो जाएगा, P3 प्लस Q3 के इक्वल टू 0। अब P3 क्या है बताओ, P3 का मतलब है जो ये PX है उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 3, तो पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 और Q3। अब हमें Q3 तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको पहले सॉल्व कर लो, 9 प्लस 4 13 में से 15 गया -2, दूसरी तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमने 2 प्लस कर दिया ना इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ मस्त क्वेश्चन था। और पता कैसे होगा तुम्हें, और एक चीज़ बताता हूँ, देखो और फील दिलवाता हूँ। देखो अगर इसमें हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें मैंने क्या बोला, क्या ऐड कर दें, 2। चलो 2 ऐड कर दो, नया पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक काम करो, इसके ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो,
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यस और नो। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, फिर से x माइनस 2, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस 3 x माइनस 2। क्वेश्चन अब देखो ये दो क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, जीरोस आए हैं, बताओ फैक्टर्स इसके जीरो कौन से हो गए, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 and 2 2। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या जीरो बन जाएगा, 3 इज़ द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे 3 बन नहीं गया हमारा, हाँ इसको बोलते हैं क्रॉस वेरीफाई करना। अच्छा और बोलो। okay the zeros of the quadratic polynomial हाँ बोलो। x square plus 99 x plus एक्स स्क्वायर, 127 एक मिनट, एक्स स्क्वायर plus 99x plus 127 are dash। तो इसमें हमें वैल्यू नहीं निकालनी, बस ये बताना है साइंस बताने हैं। साइंस बताने प्लस माइनस का। हाँ, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ इक्वल, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। अच्छा तो देखो इसको कुछ, तो पहली बात तो इसमें तुम सिंपली वो कर लो ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। नहीं, हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 AC ए सी अपॉन में 2a। अब देखो माइनस 99 तो एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस माइनस 99 का स्क्वायर करो और मेरे को बताओ वो 4 इंटू 127 से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, बस इतना बता दो। ज़्यादा आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यस और नो। ओके हाँ अपॉन में 2। अब माइनस 99 में से जब तुम कोई पॉजिटिव नंबर को मतलब प्लस करो और एक बार नेगेटिव कर दो अपॉन में 2, तो एक बार तो तुम्हारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और एक बार आएगा नेगेटिव ऑब्वियसली। नहीं हाँ बस। पर क्या पता क्या? क्या पता वो जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो 99 वो कम है, मतलब 99 हो ही नहीं सकता। वो पॉजिटिव वाला नंबर 1 है तो माइनस 99 प्लस 1 तो माइनस 98 ही हो गया ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों ही आ रहे हैं ना तब भी। देखो मैं करके अच्छा। बताता हूँ फिर भी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो शक है उसको दूर कर देते हैं। ये हट क्यों नहीं रहा है सर, कर ले, एक मिनट। 99 का स्क्वायर करोगी ना तो 9801 आ जाएगा, ठीक है। ओके अब 127 को 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो 508 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 कर दो। अब 9801 माइनस 508 करोगी तो 9293 आएगा, ठीक है। अब ये जो 9293 है ये रूट के अंदर है, तो माइनस 99 प्लस माइनस अंडर रूट में 9293 9193 अपॉन में 2। अब 9293 का रूट निकालोगी ना तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। अब देखो माइनस 99 में वो एक बार प्लस करना है, अपॉन 2 कर देना, और एक बार माइनस 99 में वो माइनस करना और अपॉन 2 कर देना। अब एक बात बताओ, माइनस 99 में कोई छोटा नंबर प्लस करोगी तो आंसर अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस 99 हाँ जी माइनस और फिर से तुम करोगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो इसमें तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव है इसका आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बताओ पहले। हाँ बोथ नेगेटिव वाला ऑप्शन है। हाँ तो बोथ नेगेटिव ही होगा ना इसमें, ठीक है। ओके हाँ जी। और सोच लेना, और किसी और तरीके से भी करा जा सकता है क्या इसको? यही है, और तो कोई इतना है नहीं। और बोलो। ओके द zeros of the quadratic polynomial x square plus ax plus a, इसके भी साइंस बताने। अच्छा ऑप्शंस है, वैसे ऑप्शंस बताऊं क्या? बताओ। cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal। ओके तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो इधर, सपोज़ तुम्हारे पास ax² प्लस bx प्लस c होता है तुम्हारे पास कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल y इक्वल टू ये, तो जो इसका ग्राफ होता है वो हमारा ऐसा बनता है ना? हाँ जी हाँ जी। अब ये वाले जो 2 पॉइंट्स होते हैं कैसे निकाले जाते हैं? ये वाले जो 2 पॉइंट्स Zeros ये ज़ीरोज़ होते हैं बिल्कुल। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। हाँ जी तो हम फिलहाल x² प्लस ax प्लस a को क्या पुट कर देंगे?
ज़ीरो पुट कर देंगे ये Zero. पता करने के लिए कि इसके ज़ीरोज़ क्या आने वाले हैं। तो अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से। तो अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आ Yep. जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a। 2a. अब देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4a आ रहा है अपॉन में 2। हम्म अब देखो अगर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 4a पॉजिटिव नंबर है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर आएगा। अब माइनस ए में अगर तुम कोई पॉजिटिव नंबर प्लस करोगी तो वो खुद कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब दूसरा ऑप्शन है ये नेगेटिव वाला, माइनस ए में अगर तुम ये वाला नंबर नेगेटिव में ऐड करोगी तो पूरा नंबर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें भी हाँ बहुत जी। नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बोलो। हाँ हो गया। तो इसका आंसर होएगा कि कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि इसका आंसर है बोथ नेगेटिव। ओके और बोलो। ओके ओके। और है अच्छा, तो इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन लाई हो क्या? नहीं हाँ। हर चैप्टर में से निकाले मैंने। अच्छा, इफ़ ये कहाँ के क्वेश्चन है, ये तो आरडी के नहीं है। है ये आरडी के है ही नहीं। मैं बुक खोल के बैठी हूँ सर। अच्छा, एमसीक्यू के होंगे फिर ये। हाँ अच्छा बोलो। और कहाँ जाएंगे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the form x square plus ax plus b एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी is the negative of the other, इज़ द नेगेटिव ऑफ अदर। हाँ then इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। अच्छा। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो। फर्स्ट है कि has no linear term and constant term is negative. अच्छा, और Second है has no linear term and the constant term is positive. ओके। Third है can have a linear term but the constant term is negative. कोई बात नहीं, चलो वो ऑप्शन अभी बताना, मैं दोबारा पूछूंगा तुमसे। फिलहाल ये देखो तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो ये गिवन है। इसमें 2 जीरोज़ होंगे, अल्फ़ा और बीटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द जीरोज़ वो कैसा है, नेगेटिव ऑफ अदर। मतलब दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा नहीं हो जाएगी। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो तो जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेकिन होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये पॉलिनोमियल में ए एक्स तो हट ही गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया ना सिर्फ। और एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, वाई के। अब ये तुम्हारा कैसा पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर बना कि वो वाला बना, डिग्री 2 वाला बना, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक बना, तो पैराबोलिक शेप आएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी बस ये बताओ, यहाँ पे 2 आएंगी ना। 2। हाँ अब बोलो। has no linear term and constant term is negative. नहीं, किस में लीनियर टर्म नहीं है, क्या? इसमें तुमने बोला ना हैज़ नो लीनियर टर्म, हाँ जी। तो किसकी बात कर रहा है, पॉलिनोमियल की है, उसके जीरोस की, किसकी बात कर रहा है, जीरोस की। जीरोस की। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है इसमें तो लीनियर टर्म तो है नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक टर्म है। तो लीनियर टर्म वाला तो मतलब हटा दो, एलिमिनेट कर दो ऑप्शन में से। हाँ तो इसमें लिखा हैज नो लीनियर टर्म, तो ये तो सही तो ये- बात है बिल्कुल। और तो इसमें 2 ऑप्शंस लिखे हैं। हम्म, ओके हाँ 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 ठीक है, समझ गई मैं। फर्स्ट वाला ही होगा मेरे को बताओ ऑप्शन क्या है एक बार। सारे। फर्स्ट वाला तो हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अच्छा। सेकंड वाला है हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। ओके सी है कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ओके। फोर्थ है कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। हाँ तो लीनियर टर्म तो है नहीं इसमें, है ना, तो इसका हो जाएगा हाँ बस जी। यही कि नॉन लीनियर टर्म वाला हो जाएगा। और बोलो। हाँ जी, बट इसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड में कैसे, इसका लीनियर तो पता चल गया बट पॉजिटिव हाँ, तो देखो नेगेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी। माइनस बी। हाँ जी। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी तो हो नहीं सकती, इसका मतलब बी खुद कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये जो पूरा का पूरा है क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि Positive. स्क्वायर की टर्म तो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है ना। इसका मतलब बी कैसा है, खुद नेगेटिव है। तो नेगेटिव। जो स्मॉल बी है Okay. मतलब कि कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। क्योंकि आ जब गई। स्मॉल बी नेगेटिव होगा तभी माइनस बी खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके। और बोलो। इफ a plus b plus c is 0,
इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो, करवा तो दिया था ये वाला क्वेश्चन नहीं? कराया था? Don't know. पूरा बोलेगा बताता हूँ फिर करवाया था नहीं करवाया था। Then the zero of the polynomial ax square plus bx plus c is देन ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ax square plus bx प्लस सी। plus c. हाँ जी, कराया था क्या? हाँ मेरे हिसाब से मैंने करवाया था। हम तो fill in the blank से बोल रहे हो। हाँ बोलो बोलो, ऑप्शन बताने यही का है, क्या क्या था? ऑप्शन कुछ नहीं था इसमें। Options नहीं है, fill in the blank से बोल रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रही हूँ मतलब? Fill in the blanks भी होते हैं ना, हाँ 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 उधर से देख के बोल रही हो। हाँ बताओ। अच्छा फिल इन द यही ब्लैंक्स तो- के क्वेश्चंस हैं ये कह रही हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 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 रुको फिर। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो है, अच्छा तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ईजी है। देखो ये वाला जो है हमारा पॉलिनोमियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई खुद क्या होता है मैंने पहले ही बताया, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। मैं क्या करूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, तो मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ ताकि मेरे पास देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस सी हो जाए। मतलब राइट हैंड साइड मेरा क्या बन गया, ए प्लस बी A plus B प्लस plus सी। C। और क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ज़ीरो। Zero, इसका मतलब एफ ऑफ 1 क्या आ गया मेरे पास, zero, ज़ीरो आ गया। मतलब एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 जो वाई की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। zero. अब जो ग्राफ बनेगा इसका पॉलिनोमियल बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, या तो हमारा मतलब ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू 1 वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Zero. ज़ीरो। ये रहा एक्स इक्वल टू 1, हाँ, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब कि जो ग्राफ बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा या फिर वो कुछ ऐसा बनेगा या फिर वो कुछ ऐसा बनेगा या फिर वो कुछ ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन होगा पक्का। देन लेकिन इसने ज़ीरो बोला है ना, देन ज़ीरो ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया ना इसका आंसर, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 जो ये पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया बस। अच्छा, नहीं एट एक्स इक्वल टू 1 कट करा है तो इसका हो गया ज़ीरो, हो गया इसका 1, अच्छा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एट एक्स इक्वल टू 1 कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, इसलिए इसका ज़ीरो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 1। one. हाँ जी, क्लियर बात? और बोलो। हाँ जी. हाँ, एक मिनट, बाकी क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन है कि इफ a point is 2,2, क्या if a point is 2,2, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए हम. ये रेशियो बोलो ना, फिर पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है। a point मतलब a का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं. हाँ तो ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखा हुआ है। 2,2. हाँ b का है -4, -4. अच्छा c है 5, -8. ओके are the vertices of a triangle. ठीक है, कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा होगा सेंट्रॉइड, क्या पूछ रहा है? नहीं, then the length of the median through the vertex c. ओके चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले इसको ना प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो 2,2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा, -4, -4 कहीं यहाँ पर होगा, और 5, -8 कहीं यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है? 5, -8 कहीं यहाँ पर होगा ना। Yep. ओके तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट सी, और ए क्या है, Yep. 2,2, तो यहाँ पे लिख 2,2. देते 2,2, और ये हो गया बी जो कि है -4, -4। तुमसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है सी से। Length of से- the median. हाँ तो मैंने ये रेड कलर की मीडियन बना दी जो कि मीडियन लग नहीं रही है, लेकिन मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको डी पॉइंट दे देता हूँ। Okay. ये वाला पॉइंट डी है कहीं। अब क्योंकि सी डी क्या है, मीडियन है, हाँ जी. अब सी डी मीडियन है, इसका मतलब ये हो गया कि जितना ए डी है उतना ही क्या हो जाएगा, PD. डी भी हो जाएगा। इसका मतलब डी जो है मिड पॉइंट हो गया किसका, डी मिड पॉइंट नहीं हो गया ए बी का, B और A का. डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ जी. तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूँ x, y। अब x कैसे निकलेगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को Y. प्लस कर दो, अपन 2 कर दो, तो 2 - 4/2 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, जी. -1/2। y निकाल लो,
-4 हाँ जी। + 2/2, 4 में से 2 गया तो -2, -2/2 किया तो -1 आ गया इसका आंसर। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ चुके हैं हमारे पास -1/2 और -1। तुमसे पूछा क्या था -1 इसने, सी डी का क्या पूछा था, लेंथ। लेंथ पूछी थी। एक्स और वाई निकल गया, मतलब डी हाँ के तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हाँ पता जी। चल गए, सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, डिस्टेंस फार्मूला अब लगा देना। डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ हो जी। जाएगा, करके बताऊँ? हाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलो फिर। इफ द पॉइंट्स k, इफ 2k, एक मिनट, के कॉमा 2k, हाँ 3k, 3k 3k, 3k and 3, 1 एंड 3, 1। are collinear, then find the value of k. ओके, देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सपोज मैंने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, ठीक है। अब पहला तो तरीका है, मैंने तुम्हें बताया था कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कम से कम 2 लेंथ्स का सम करते हैं तो तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाता है वो, यस और नो। पहला हाँ, तरीका यही ये होगा। होता है। दूसरा तरीका ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो। याद आ रहा है? नहीं, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा कोई ओके। नहीं, मैं बताता हूँ। पहले देखो ए बी निकालते हैं, तो मैं राइट में निकालता हूँ ए बी। ए बी निकालते हैं तो हो जाएगा 3k - k का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर हुआ। फास्ट हो गया, समझ में आ गया बोलो? आ गया। प्लस 3k - 2k मतलब कि k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट में 5k स्क्वायर, मतलब ये हो गया क्या, k√5, यस और नो? जी। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं। बी सी जो है वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 3k - 3 का स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा 3k - 1 का स्क्वायर। 1। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 9k का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 9 2 18, तो ये 18k हो गया, प्लस 3k - 1 का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k, ये आ रहा है ये तो। और ए सी क्या आ रहा है देखते हैं। ए सी आएगा k - 3 का स्क्वायर प्लस 2k - 1 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है क्या करना है, ए बी को बी सी में प्लस करना है और चेक करना है क्या वो ए सी के इक्वल है। ये बहुत ही लेंदी चले जाएगा इस मेथड से, इसलिए मैं इस वाले मेथड को फ़िलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे मेथड पे स्विच कर रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता देता हूँ होता क्या है उसमें। रुको, दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो हमारा ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका अगर कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1 है, x1, y1 है, दूसरा मान लिया x2, y2 है, और जो c है उसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा वो बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये एरिया होता है ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल का एरिया ही ज़ीरो आ जाए तो ट्राइंगल फॉर्म होगा नहीं होगा, बताओ? अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ ज़ीरो हो जाएगा तो एरिया तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब वो कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इन तीनों पॉइंट्स को हम ट्राइंगल के वर्टिसेस समझ लेंगे और एरिया को ज़ीरो पुट कर देंगे। वेरी गुड, हाँ। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। मॉड x1 क्या मान लेते हैं k, y2 - y3 क्या हो जाएगा। तो पहले मैंने इसको अलग से लिख देता हूँ, रुको दूसरे विंडो पे लिखता हूँ। आपका फ्री हो गया। एक बार पॉइंट्स बताना क्या क्या थे। k, 2k k - 2 k, 2k और 3k, 3k 3k, 3k और 3, 1 3, 1। तो एक 3, काम कर, 1। हाँ 3, 1 ही लिखा है। इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2 और इसको x3, y3 मान लेते हैं। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब हमें इसको किसके इक्वल पुट करना है, ज़ीरो के।
तो ये जो Zero. हाफ है ये तो वैसे ड्रॉप हो गया, मतलब कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे मॉड में लिखा हुआ है इसको हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। अच्छा x1 की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, के, तो x1 की जगह लिख दिया के। y2 माइनस y3 करना है, y2 का है ये रहा, y3 का है ये रहा, तो 3k माइनस वन कर 3 देते के हैं। माइनस 1 तो ये हो गया 3k माइनस वन। ओके, प्लस x2 क्या है 3k, 3 फिर के लिखा है y3 माइनस y1, y3 क्या है 1 और y1 क्या है ये, तो 1 माइनस 2k करेंगे यहाँ पे, 2 के प्लस x3 क्या है बताओ 3, और फिर क्या 3 करना है हमें y1 माइनस y2, y1 क्या है 2k, y2 क्या है ये, तो ये हो जाएगा माइनस के। इसको हमें किसके इक्वल पुट करने हैं, ज़ीरो के। 0 ओके, अब k और 3k को मल्टीप्लाई करो 3k स्क्वायर, k और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो हाँ जी। माइनस के, ये हो जाएगा 3k के माइनस 6k स्क्वायर, फिर माइनस 3k, मॉड ख़त्म, इक्वल टू ज़ीरो। 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 3k स्क्वायर, माइनस 3 के स्क्वायर और 3k और माइनस 3k तो कैंसिल ही हो गया, ये बच गया माइनस के, इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी यहाँ से k कॉमन आ रहा है, तो हाँ k को बाहर कॉमन ले लो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, यस और नो। हाँ जी अब या तो k ज़ीरो हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या होगी, k की वैल्यू ज़ीरो है, या फिर ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी ज़ीरो, मतलब माइनस 3k माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के, 0 तो माइनस 3k किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/3। ऑप्शन बताओ क्या है, ऑप्शन है 1/3 माइनस ज़ीरो 1 और बाई माइनस 3 1/3 होना चाहिए, देखो है कि नहीं है, हाँ माइनस 1/3 है, और ज़ीरो भी होना चाहिए उसके साथ, नहीं 0 नहीं है, सिर्फ माइनस 1/3 है। तो कोई बात नहीं, फिर यही होगा इसका आंसर। सर ये मॉड में है ना, तो मॉड के बाहर तो वैल्यू प्लस में आती है हाँ तो है ना, हाँ, हाँ तो प्लस में आती है, तो ये माइनस कहाँ से आ गया, नहीं लेकिन ये तो मॉड के बाहर मैंने लिया ही कहाँ है, माइनस 3k माइनस 1 तो अभी मॉड के अंदर ही है ना मेरे इसमें जो मैंने लिखा है। हाँ तो बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा ना, बाहर आएगा क्यों, लेकिन ये एक्चुअली देखो ना, अच्छा कभी ऐसे होता है मॉड ऑफ -5 तो हम 5 लिख देते हैं, लेकिन मॉड के अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमें इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं आता कि आगे कैसे सॉल्व करें, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके ओके, ऑप्शन कुछ और आ रहा है क्या जो इसका आंसर है, नहीं नहीं माइनस 1/3 लिखा है बस, हाँ बस यही आंसर है इसका। करेक्ट है, हाँ जी ओके, राइट। और बोलो। अब इसके बाद सैम्पल पेपर में से है, अच्छा, कितने क्वेश्चन है और सर तक गए क्या आप? नहीं नहीं थका नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं, बोलो, मार्क्स लाओ यार तुम, बस बोलो। मार्क्स हाँ सर लाएंगे। सर आपके पास सैम्पल पेपर है क्या वैसे? मेरे को दो स्क्रीन घूमना पड़ेगा। एक मिनट में देखता हूँ, कोई नहीं, तुम बोलो बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर बता दो बस, क्वेश्चन नंबर पता है, हाँ क्वेश्चन नंबर्स तो पता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीक्वेंस वाइज चलना है ना, हाँ जी सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन चलेंगे। नंबर 19 बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 में खोल लेता हूँ, हाँ, तो उसमें ये बोला गया है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस is -5x plus 7y equal to 2. The second equation is, देखो चार ऑप्शन गिवन है, 10x plus 14y plus 4 equal to 0। जो बी ऑप्शन है वो गिवन है -10x minus 14y plus 4 equal to 0। सी ऑप्शन जो है वो गिवन है -10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है 10x माइनस 14y इक्वल टू -4। अरे हो यहाँ पे या नहीं हो, हाँ हाँ हूँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, याद रखना कभी भी डिपेंडेंट लिखा आ जाए ना, इसका मतलब है कि कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं,
कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब वो होता है तरीका कि A1 by A1 A2 अपॉन A2 इज equals to इक्वल टू B1 B1 by अपॉन B2 इज इक्वल टू is equal to C1 C1 अपॉन upon C2। C2। यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है -5। हम्म, अब A2 की तुम्हें चेक करनी है कि A1 अपॉन A2 इक्वल आना चाहिए B1 अपॉन B2 इक्वल आना चाहिए C1 अपॉन C2 के। चेक करते हैं। देखो फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट वाला Yes। सही है सपोज, तो -5 अपॉन में A2 क्या है 10, यहाँ पे जी B1 क्या है 7 7। और B2 क्या है 14। पहले तो बताओ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? ये तो नहीं, -1/2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 1/2। 1/2। तो ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाता है। क्लियर? हाँ जी। बी वाले यप। ऑप्शन पे चेक करते हैं। अब देखो -5 अपॉन -10 कितना आएगा 1/2। फिर 7 अपॉन -14 कितना आएगा -1/2। इक्वल है दोनों? 1/2। इसका नहीं। मतलब बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन पे आ जाओ। -5 अपॉन में -10 कितना आएगा 1/2। 7 अपॉन 14 आएगा 1/2। और 2 लिखा है राइट साइड में लेकिन 4 लिखा है लेफ्ट साइड में, तो 4 को भी राइट साइड में ले जाओ तो वो हो जाएगा -1/2। क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं। इसका मतलब सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं फिर भी। -5/10 करो -1/2। -1/2। 7 अपॉन -14 करो -1/2। -1/2। 2 अपॉन -4 करो -1/2। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। तो ये कोइंसिडेंट लिखा होता तो शायद तुम खुद ही कर लेती। तुम्हें शायद डिपेंडेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? हाँ डिपेंडेंट का मतलब हाँ होता है एग्जैक्टली। कोइंसिडेंट लाइंस। ये एनसीईआरटी में ओके। नहीं है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है डायरेक्ट। और बोलो। अच्छा, इसके कोइन जैसे सिनोनिम्स यूज करते हैं ना, कोइंसिडेंट, को डिपेंडेंट, समथिंग समथिंग हम्म। सिनोनिम्स, वो बता दो सारे। मेरे को एग्जाम में कंफ्यूज आती हूँ, डिपेंडेंट क्या होता है, अच्छा, कोलिनियर क्या कंसिस्टेंट और होता है। इनकंसिस्टेंट कह रही हो? हाँ। कंसिस्टेंट में दो केसेस होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकलना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन दो तरीके से एग्जिस्ट हो सकते हैं। या तो वो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन दे दे या फिर वो दे दे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग नेचर की हों, और इनफाइनाइट होने का एक ही तरीका है कि वो लाइंस कैसी हों, कोइंसिडेंट हों। कोइंसिडेंट को ही कहते हैं हम डिपेंडेंट लाइंस हैं। बात समझ में आ गई? और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और बोलो। ओके। और अभी क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हाजिर हो। ओके, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। देखो, इफ़ ओके। tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, इफ़ लगा देता हूँ यहाँ पे, देन तुमसे पूछ रहा है वैल्यू tan अल्फ़ा की पावर 20 प्लस कॉट अल्फ़ा की पावर 20 की। क्या है? एक तो तरीका होता है कि इसको ऐसे मेथड से सॉल्व करना जिससे बहुत लंबा चले रहे। एक होता है शॉर्टकट तरीका। बताओ किससे बताऊँ? शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट से कोर्स। बताता हूँ। ओके, यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा सेम है कि अलग है? बताओ। सेम है। हमें पता है 2 किसके सम होता है। बताओ कौन से दो नंबर को प्लस करूँ कि 2 आ जाए? बताओ, बोलो कौन से दो नंबर को प्लस करने पे 2 मिलता है? नहीं पता? सेम नंबर को, सेम वन नंबर को। होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 + 1 2 होता है, हमें पता है। तो अगर tan अल्फ़ा क्या हो जाए हाँ 1 1 और कॉट अल्फ़ा क्या हो जाए, तो दोनों को प्लस 1। करने पे 2 नहीं मिल जाएगा? अब मेरे को ये बताओ, ऐसा हाँ कौन सा तो अल्फ़ा है जिसके लिए tan अल्फ़ा क्या होता है 1? बताओ। 145। 45। और क्या अल्फ़ा 45 के लिए कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है? यप। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू पक्का क्या आ गई? 45। और यहाँ पे पुट कर दो tan अल्फ़ा की पावर 20 मतलब tan 45 की पावर 20। tan 45 कितना होता है? 1। 1 की पावर 20 मतलब 1 की क्या हो पावर जाएगा? 21। 1। ये भी क्या हो जाएगा? cot 45 की पावर 20। 1 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2। इसका आंसर। ये वाओ। शॉर्टकट था। और अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो वो बता देता हूँ। बोलो। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, और बोलो फिर। 28। 28। ओके, ट्रिको के आने लगे हैं तुम्हारे डाउट ज़्यादा। 1 + हाँ सर, साइन वो स्क्वायर उसमें अल्फ़ा तो लगती है। इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा
ये इफ़ है, और तुमसे पूछ रहा है वैल्यूज़ ऑफ कॉट अल्फ़ा, है ना। यप। देखो ये जो 1 है इसको हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मान सकते हैं नहीं मान सकते बताओ। मान सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फा। वो लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये तुषा अभी भी है, चली गई क्या है? है, ये शांत बैठी हुई है तब से। वो सुन रही। अच्छा, तो अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 बार। 2 2 साइन बार, तो ये अल्फा हो स्क्वायर जाएगा 2 अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यप। 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -3। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसका एक रीज़न है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बस इतना बताओ। लिख सकते हैं। इस लेफ्ट साइड में लेके चले गया तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या बच गया लेफ्ट साइड में, यप। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यप। इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसे लिखा क्यों, मैं वो समझाता हूँ। देखो जो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो दिखने में कैसी होती है, 2t² माइनस 3 कॉस अल्फ़ा टी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वेरिएबल क्या माना है यहाँ पे, टी तो माना है, लेकिन टी को मैंने किसके साथ सब्सटीट्यूट किया है, मैंने माना है कि जो हमारा साइन अल्फ़ा है वो टी है। साइन अल्फा। हाँ साइन अल्फ़ा को करेक्ट। मैंने टी मान लिया, तो यहाँ पे अब मेरे को टी हाँ जी। निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मतलब तुम्हारा एक्सप्रेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं टी नहीं निकाल सकता यहाँ से। निकाल सकते हैं। और बाकी जो कॉस अल्फ़ा है हम उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। अब ओके। बात सुनो, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू -b। -b की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 3 कॉस। 3 कॉस अल्फ़ा -b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो। -3 कॉस का स्क्वायर। हाँ, तो -3 कॉस हाँ अल्फ़ा जी। का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर आपका। अल्फ़ा। हाँ जी। फिर -4, a क्या है 2, और c क्या है, ये कॉट, अच्छा ये कॉस होना चाहिए था इधर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, अपॉन में 2a होता है, तो ये 4 हो गया। यहाँ तक जल्दी देखो और बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। हाँ आ गया, बट आपका नेट थोड़ा धीरे चल रहा है तो मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मेरा नेट धीरे चल रहा है, तुषार तुम्हें भी दिक्कत हो रही है। मेरे से भी धीरे नहीं चल रहा। अरे वाह यार, बताओ मेरे नेट पे तुम बताओ, ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो हैं। एक काम करो, वो ओके तो मतलब रीजॉइन करो, मैं खराब है। रीजॉइन करो, मैं पानी पीता हूँ तब तक। ओह। हाँ, पियो सर सर 10 क्या, मिनट आप मेहनत अब तुम्हारी कट रही है करो। आवाज़। ब्रेक लो आप। ब्रेक नहीं चाहिए, मेरे को मैं तो पानी कह रही चाहिए हूँ बस। 10 मिनट ब्रेक लो, आप बहुत नहीं नहीं, मेहनत करते हो। सर बोलो। मैं आपसे एक चीज पूछूं? रिकॉर्ड हो रही है क्लास, पूछो। फिर रहने दो। बाद में पूछना। क्या इस कौन से रिलेटेड है क्या, यस सर, कुछ नहीं थी पर कहीं और पूछूंगी। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। यप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 2 8 ये -8। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। 9 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में से अगर 8 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये रूट के अंदर है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट। बोलो। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का रूट क्या आएगा, अरे पता मैडम, नहीं।
रूट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको हम ऐसे लिख हाँ सकते हैं रूट के कॉस अंदर कॉस 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 अल्फ़ा का अल्फा कॉस स्क्वायर। अल्फा। हाँ स्क्वायर से रूट कॉस कैंसिल हो अल्फा। जाता है, कॉस अल्फ़ा बचता है सिर्फ। तो इसको हम लिख देते हैं कॉस अल्फ़ा अपॉन में यप 4। अब 3 यप कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को प्लस करो, क्या आएगा? 4 बोला कॉस 4 अल्फा। कॉस अल्फ़ा अपॉन में 4। 4 से 4 यप कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ? हाँ जी कॉस कॉस अल्फ़ा। अल्फा। तो टी की वैल्यू आ गई हमारी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। लेकिन ये तो साइन प्लस अल्फा वाली की आई वैल्यू है, कॉस हमने अल्फा। माइनस वाला तो छोड़ ही दिया, माइनस का भी तो आएगा। तो 3 कॉस अल्फ़ा में से अगर कॉस अल्फ़ा माइनस करोगी तो क्या आएगा? 2 2 कॉस कॉस अल्फ़ा। अल्फा। और 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 4 करोगी तो क्या आएगा? 1/2। कॉस अल्फ़ा। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, तो 2 आंसर आ गए टी के। टी के कितने आंसर आ या गए? 2। 2 हमने टी को माना क्या था लेकिन? साइन अल्फ़ा। साइन तो अल्फा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू या तो कॉस अल्फ़ा के इक्वल है, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू या फिर कॉस अल्फ़ा कॉस अपॉन 2 अल्फा के बाय 2 वैल्यू है। के ऊपर है वो। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? कॉट अल्फ़ा। तो एक हाँ काम जी करते हैं, दोनों जगह साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर दो। ओके दोनों जगह साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर दो दोनों जगह। ओके अब इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जब मैंने साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया तो आर एच एस क्या बन गया? 10 अरे सॉरी मैडम, कॉट। कॉस अपॉन साइन हाँ कॉट होता है, और साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। तो 1 लेफ़्ट वाले केस में कॉट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 कॉस से, अच्छा ये देखो, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? ये कॉट। कॉस अपन बाय कॉट या और साइन कैंसिल हो गया, इस 2 को लेफ़्ट साइड में लेके चले जाओ, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 2 2। तो कॉट अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आई हैं, 1 और 2। चेक करो ऑप्शन है यप कि नहीं है। है, ऑप्शन ऑप्शन सी है इसका आंसर, सही है। और बोलो। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कवि ये कहना चाह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining points A 4,5 and B -2,3 is, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2x - y + 7 = 0, 3x + 2y - 7 = 0, C दे रखा है 3x - y - 7 = 0, और D दे रखा है 3x + y - 7 = 0। ठीक है, 0 है, ऐसे ही रह गया हल्का हल्का। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इक्वेशन बतानी है किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? वो उस लाइन सेगमेंट का है ए जो और कि बी का ए और बी को ज्वाइन कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? ए बी बना देनी ए बी चाहिए। बनानी थी तो ए ये रहा, बी ये रहा। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बोलो? 4,5। 4,5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? -2,3। -2,3 इसके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो ये लाइन एल है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यप परपेंडिकुलर है, दिख गया 90 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि जितनी लेंथ कि ये ए है बी का हाफ है। उतनी ही लेंथ ये हाँ हो जी जाएगी, यस और नो? हाँ जी अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो और इस पॉइंट को नाम अगर मैं दे दूँ पी x, y, ओके तो जितना पी ए होगा उतना ही क्या हो जाएगा? पी बी। बोलो यस और नो? हाँ जी तो पी ए = पी बी कर दो बेसिकली, बस यहाँ पे पी ए = पी बी। और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, √ में x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ में x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कैंसिल कर दो, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे कह लो। फिर क्या हो जाएगा? ये x² + 16 - 8x, फिर प्लस y² + 25 - 10y = x² + 4 + 4x + y² + 9 - 6y, यस और नो? जी x² से x² कैंसिल, y² से जी y² y कैंसिल। स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4x और यहाँ पे लिखा हुआ है -8x, तो मैं -8x को इस -12x तरह लेके जा रहा हूँ, या +12x। तो ये हो जाएगा हमारा 12x। मैंने राइट हैंड साइड में लेके गया हूँ, याद रखना। ओके यहाँ पे लिखा हुआ -6y, यहाँ पे लिखा हुआ -10y। -10y को भी मैं राइट साइड में लेके चले जाऊँगा, तो 10 में से 6 किया तो
4y। फोर यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 4, इनको प्लस करो कितना आया 13। 13 और लेफ्ट साइड में देखो 16 और 25 दोनों को प्लस करो कितना आएगा 41। 41 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -41 हो जाएगा। तो 13 तो पहले से ही था, -41 इक्वल टू 0। 13 में से 41 माइनस कर दो, तो करो माइनस, चलो 41 में से 13 माइनस कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा 38 आया ना मैडम। 38 तो -38 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बढ़ा है। तो 12x प्लस 4y माइनस 38 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? तो नहीं 4 आ रहा है, नहीं 4 नहीं आ तो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा। ऑप्शन तो मैच ही नहीं करेगा फिर ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। रुको, 9 और 4 को प्लस करो कितना आया 13, और 25 और 16 को प्लस करो 41 आ गया। और 41 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38 थोड़ी आएगा 28 आएगा यार, है ना। वही मैं सोच रहा था, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे ना। अब क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। किसके साथ मैच कर रहा है 3x प्लस y? ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये और Yep. बोलो। अभी हमने 31 किया था, अभी 32। ओके 32। ये आज मैं दूसरी बार समझा रहा हूँ सैम्पल पेपर। एक बार तो तब हो गया था जब मैंने रिकॉर्ड करी थी वीडियो, तब माइक म्यूट रह गया था मेरा, और अब कर रहा हूँ। ये हो गया A C D B, ये हो गया Y, ये हो गया X। 1/2 है ना? इसका आंसर है 1/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। देखो अभी इधर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ। क्वेश्चन में ये बोला गया, पहली बात तो जो D है ना वो मिड पॉइंट है BC का, मतलब जितना CD है उतना ही क्या हो जाएगा DB। DB सपोज मैंने इसको A मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा A। ये पूरा क्या हो जाएगा 2A। 2A क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताना है cot y अपॉन cot x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। जी cot y अपन cot x की वैल्यू बतानी है। अब cot y देखो, cot जो होता है वो क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, B यस और नो। upon P या y के लिए देखो, y पूरा का पूरा एंगल है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा x। AC हाँ जी, तो cot y के लिए X. बेस अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा AB. 2a अपन cot x। अब x के लिए देखो, जो x एंगल है उसके लिए बेस क्या है x, अपन में x के लिए परपेंडिकुलर क्या है a। x से x कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आंसर बचा 1/2। समझ आया है और अच्छे से समझाऊँ बोलो? हाँ दोबारा जी, आ बताओ। गया। ठीक है, नहीं और बोलो फिर। cool 34 34 ओके। क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये है A, ये है F, ये है D, ये है B, ये है G, ये है C। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, साइड्स AB मतलब ये वाली साइड एंड साइड BE BC होगा, साइड BC ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल एट B है ये रहा। जी आर ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर, 16 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे दी है 8 सेंटीमीटर। 8 आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, ये लार्जेस्ट स्क्वायर है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल इज। तुमसे क्या पूछा गया इसकी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। अच्छा, मतलब तुम्हें इसकी साइड पूछ रहा है बेसिकली, इसकी साइड। तो हमें इसकी साइड तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसकी साइड को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ x। अगर ये पूरी की पूरी लेंथ 8 है तो GC कितना हो जाएगा GC 8 में से क्या माइनस कर दूंगा x,
ऐसे ही एफ बी कितना हो जाएगा बोलो, एक्स, क्योंकि स्क्वायर है 16 ना, माइनस तो ए एफ क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस एक्स। एक्स। इतना क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है। यप। अब दो ट्रायंगल देखो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एफ डी, और दूसरा ट्रायंगल ये देखो डी जी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल सी है, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताओ? होंगे, क्यों होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। दूसरा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, यस और नो? इसका मतलब कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, कौन से, ट्रायंगल ए एफ डी AFD और और ट्रायंगल DGC डी जी सी, ये डबल ए से क्या हो गए, सिमिलर होंगे। सिमिलर हो गए। सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ए एफ अपॉन में डी जी इक्वल आ गया है एफ डी अपॉन में जी सी के। ए एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स, और डी जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स, क्योंकि डी जी खुद किसके इक्वल है, एफ बी के, और एफ बी एक्स है। ओके। और एफ डी किसके इक्वल है, एक्स के, FD x के, और जी सी, GC 8 माइनस एक्स। अब इनको सॉल्व करना है बेसिकली हमें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कर दिया, 16 8 जा 128, माइनस 16 एक्स और माइनस 8 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24 एक्स इक्वल टू 128, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 128 अपॉन में 24। किसी से कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 24, 4 6 जा 24, 2 16 जा 32, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 16 अपॉन में 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और बोलो 35 सारे बताने क्या 50 तक यहाँ से नहीं 35 36 39 फिर केस स्टडी 1 2। तो केस स्टडी 1 2 तो है ही, वो तो 40 से 50 तक नहीं, हाँ 35 देखो, पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अच्छा देखो दो पॉइंट्स दे दिए, पहला पॉइंट है आर -1,3 और फिर है एस जो कि है 9,8। क्वेश्चन में ये लिखा गया पॉइंट बी जो है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बी मान लिया इन द रेशियो k:1, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो k:1 है। हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो मैंने x, y मान लिए। तुमसे बोला गया है पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट P है, ये किसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैंने ब्लू कलर की लाइन बना दी, और इसकी इक्वेशन गिवन है हमें क्वेश्चन में x - y + 2 इक्वल टू 0। तुमसे k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, ठीक है। m की जगह k लिखा हुआ है, x2 कितना है 9, फिर n कितना है 1, x1 कितना है -1 अपॉन m + n, तो हो जाएगा k + 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास 9k -1 अपॉन में k + 1। y क्या हो जाएगा सिमिलरली m/2 + ny1 अपॉन में m + n। m की जगह क्या लिखा हुआ है k, y2 की जगह क्या लिखा हुआ है 8 प्लस ny1, n कितना है 1, y1 कितना है 3, तो 8k + 3 अपॉन में m + n मतलब कि k + 1। क्वेश्चन में ये बोला गया है जो पॉइंट P है वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन x - y + 2 इक्वल टू 0 है। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ k, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस और नो? कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है 9k -1 अपॉन में k + 1 माइनस y की जगह क्या लिख सकते हैं 8k + 3 अपॉन में k + 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। k + 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9k -1 माइनस 8k + 3 प्लस 2 टाइम्स k + 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 9k -1 माइनस 8k -3 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 9k में से अगर 8k गया तो कितना है 1k और 2k को किया तो 3k, -1 -3 -4 में से 2 गया तो -2, उधर जाके 2 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो ये हो गया ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन ए सही है। और बोलो
36। ओके। हम्म। वो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, आता है थोड़ा बहुत कंसेप्ट उसका। हाँ, ऑफ कोर्स, सर्कल पेपर है, कैसे नहीं आता होगा। अरे टैलेंटेड बच्चे होते हैं हमारे पास, ऐसी थोड़ी बात है। चलो देखो, ये है ए बी। अच्छा आता है तो फिर पूछ के लियो। हाँ मतलब देखो इधर, यप। इस वाले रीजन को उसने शेड कर रखा है। अब बीच में से काट देंगे इसको। काट देंगे इसको? अरे मत कटवाओ, खून निकलेगा हाँ। इसको। मतलब सेमी सर्कल और 2 क्वाड्रेंट बन जाएंगे ना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये हो जाएगा एच मान लेता हूँ, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। हमको शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एरिया, अच्छा पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ क्या क्या गिवन है। इसका नाम है जी, इसका नाम है ई, और हमें ये गिवन है कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं 14। 14 तो डी से लेके जी तक कितना हो जाएगा 7। ये भी कितना हो गया 7। 7। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ एच क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी Yep. बताओ, लेंथ 14। 14 है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, मतलब बी एफ 7। मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 7 1 7 8 9, तो 98 आ गया क्या, एरिया रेक्टेंगल का। क्लियर बात। इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाला रीजन मिल जाएगा जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। हाँ जी, मिल जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कल कौन सा, एच ई एफ। ई एफ। वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यप। ओके, पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7। आर की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? 7। आर की जगह 7 लिख सकते हैं, 7 7 अपॉन में 2। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 से 22, तो ये हो गया 77। 77। यप। अब अगर रेक्टेंगल के एरिया में से, मतलब ए बी एच एफ में से मैं ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे को ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा ना। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन कलर एरिया, ग्रीन कलर एरिया। मेरे को पता है कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, एक्चुअली तो ब्रिटिश और US की इंग्लिश होती है। ओके, तो ग्रीन कलर एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 98 में से क्या माइनस कर दें, 77, 21। तो ये आ गया 21। ग्रीन कलर का एरिया निकल गया। ओके, यप। अब सपोज मेरे को येलो कलर का एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो एक सेमी सर्कल नहीं बन जाएगा क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट हैं। ओके। तो मैं येलो कलर एरिया निकाल रहा हूँ, दिख रहा है येलो कलर से लिखा हुआ, येलो कलर एरिया। वो क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल नहीं बन जाएगा, 2 क्वाड्रेंट है क्योंकि, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 7 अपॉन में 2। तो ये तो सेम ही नहीं आ गया जो यहाँ पे निकाला था, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 77। 77 ही आएगा इसका आंसर, तो लिख देते हैं 77। अब एक बात बताओ, मेरे पास येलो कलर का रीजन आ चुका है, मेरे पास ग्रीन कलर का रीजन आ चुका है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं तो ऑरेंज कलर का एरिया नहीं मिल जाएगा। हाँ। तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पे कि ऑरेंज कलर का एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया माइनस क्या माइनस करूँगा मैं ग्रीन कलर वाला एरिया प्लस येलो वाला एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर मतलब कि 196, माइनस ग्रीन कलर का एरिया जो है वो मैंने कितना निकाला था 21, और येलो कलर का एरिया निकाला था 77। 21 होता है 98। 98 होता है। ओके, माइनस कर दो, माइनस करके कितना आएगा, ये माइनस करके 98 ही आएगा क्योंकि 98 2 196 होता है इसलिए। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ये होगा वाओ एक्सपेक्टिंग। हां 39। 39 यप। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। इसलिए मेरे को आजकल ऑनलाइन पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिगर बड़ी अच्छी बनती है। हाँ, वरना उस दिन मेरा क्या तुम लोगों ने मजाक उड़ाया था ना
याद रखूंगा मैं। ये अरे सर। ए, ए, ये भी ए है और या ये भी ए है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। क्योंकि ये स्क्वायर है। क्वेश्चन में ये गिवन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे रखी है 100 सेंटीमीटर। हम्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है एक्चुअली? 2 पाई आर। 2 या पाई आर दे दिया 100। यहाँ से आर क्या निकल जाएगा? 100 अपॉन में 2 पाई। ये सुन लो। जी ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला गया है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। तुम्हें ये ए की वैल्यू निकालनी है साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बोलते हैं। चलो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, उसी तरीके से करते हैं। चलो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अभी हाइपोटेन्यूज अगर मेरे को निकालना है, पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ। सपोज ए बी, नहीं एक ही ऑर्डर में नाम देंगे, ए बी सी डी। तो ए सी जो होगा, या फिर कह सकते हैं ए सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के। हाँ तो ये हो गया 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? √2a। हाँ और ए सी जो है एक्चुअली ना 2 टाइम्स वो नहीं है रेडियस, क्योंकि डायमीटर है। तो करेक्ट। √2a किसके इक्वल हो गया? 2r के। 2r। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 2r अपॉन में √2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, r अपॉन में √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? √2r। और r की वैल्यू क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले हमने? पुट कर दो। 100 बाई 2 पाई। तो a की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू r की वैल्यू है 100 अपॉन में 2 पाई। 250 is 100, तो आंसर आ गया 50 √2 अपॉन पाई लिखा है उसमें तो। 1 मिनट, क्या किया है मैंने? अच्छा 100 अपॉन में, हाँ पाई नीचे आना चाहिए था ना। हाँ वही मैं सोचा था, ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो हो गया सी इसका करेक्ट आंसर। और बोलो। या छोटा करना है। छोटा। कूल हो गया। अब केस स्टडी 1 2 पर खत्म। अच्छा चलो भाई बोलो। 40 से स्टार्ट करना है? 40, अच्छा 41 से होगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ा एक्चुअली हुआ आप केस स्टडी 1 रहने दो, क्योंकि मेरे से हो गई है केस स्टडी 1। वैसे इधर उधर कर करके हो गई है, बट पर इतना अच्छे से नहीं हुई थी। मतलब पहली बार ट्राई किया तो नहीं हुई थी। कोई नहीं, सुन लो। जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के। ये तुम्हें हाइट दे रखी है। क्वेश्चन मतलब तुमने पढ़ तो रखा है ना तुमने थोड़ा बहुत? क्वेश्चन में एक्चुअली ये है कि ना यहाँ पर एक वो है, कुछ भी ऐसा फट्टा सा है, इस पर कुछ बोलते होंगे इसको इंग्लिश में, अच्छा सा मेरे को पता नहीं। यहाँ पे एक स्विमर है, वो ऐसे जंप मारता है पानी में। तो ये जो ग्रीन कलर की इक्वेशन है ना, हाँ ये पैराबोला है, और ये इसकी इक्वेशन दे रखी है -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के। तुमसे के की वैल्यू पूछी गई है, के की वैल्यू। तो देखो, अगर तुम एट टाइम t इक्वल टू 0 बात करो, एट t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? -16 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। तो ये क्या आ गया हमारे पास? के आ गया ना। और क्वेश्चन में गिवन है एट t इक्वल टू 0 जो हमारी हाइट थी वो कितनी थी? क्वेश्चन में गिवन है कि वो 48 थी, इसलिए के की वैल्यू 48 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि ऑप्शन क्या हो गया? सी। बात समझ में आई? पर हमने 0 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था, मैं पढ़ के बताता हूँ। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। इस फट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। जब वो खड़ा, एनी जो भी लड़का है लड़की है जो भी है, जब वो यहाँ पे खड़ा होगा फट्टे पे, जो डाइविंग बोर्ड बोलते हैं जिसको, तब तो उसने पैराबोलिक पाथ स्टार्ट करानी होगा। तब तो टाइम कितना रहा होगा? 0, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल मोमेंट है वो। तो तब उसकी दूरी कितनी थी वाटर से, वाटर लेवल से? 48। तो एट t इक्वल टू 0 पुट कर दिया ना हमने हाइट के फंक्शन में। ये h का मतलब हाइट है ना यहाँ पे। तो हाइट जो है वो 48 है, कब? जब t इक्वल टू 0 है। जी अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ हाँ आगे आगे। ये हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुको। दिख नहीं रहा होगा ना कुछ स्क्रीन पे? दिख आपका फिगर दिख रहा है। आपका फेस भी हो गया, कैमरा फेस। हाँ मेरे को तो आपका शक्ल नहीं दिख रहा। अरे यार, ये 1 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, तो यही दिक्कत होती है। अब ठीक है ना शायद? हाँ यस ठीक है। हाँ, फिर है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन बोला गया एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। किस समय पर वो वाटर इन द पूल को टच करेगा? अच्छा देखो, जो फिगर थी वो कुछ ऐसे थी।
यहाँ से उसको जंप करना था ऐसे। तुमसे पूछा गया टाइम बताना है, और वो किसको टच करेगा, पानी को। पानी सपोज यहाँ पर है, तो जो हाइट है वो इसने नीचे से तो मेजर करना स्टार्ट किया होगा। तो जी जहाँ पे मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइट कितनी होगी, 0 ज़ीरो होगी। तो हाइट को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। बात समझ में आई। और हाइट को ज़ीरो करने से जो भी टाइम निकलेगा वो हमारा आंसर होगा, वो तो हमारा मतलब आंसर h को होगा। 0 डालना है। बिल्कुल। तो हमारा एच ऑफ टी जो फंक्शन गिवन था वो था -16t² + 8t + 48। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से -16 या जो भी कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना, और यहाँ से ना तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 2t² -t -6 = 0। इसको तोड़ना, यहाँ से t के दो वैल्यूज़ निकलेंगे, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव, और इसका आंसर होगा t = 2 सेकेंड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेना। क्लियर? ओके डन। करूँ पूरा, अच्छे से बोलो। नहीं ठीक है। कोई फिर है 43rd क्वेश्चन कि रीटाज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल विद जीरोस। दो जीरोस दे रखे हैं, -1 और 2। ये जीरोस किसके हैं, दूसरे पॉलिनोमियल के। तो तुमसे पूछा गया है वो पॉलिनोमियल कौन सा है। हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल दिखने में कैसा होता है, k टाइम्स सब। वो पॉलिनोमियल ऐसा होता है t² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब मैंने टी ही क्यों लिया, एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ऑप्शन है ना उसमें सब में वेरिएबल टी है, इसलिए मैंने टी वाला वेरिएबल लिया, वरना मैं एक्स ले लेता। ओके अब देखो टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर तो चलो ऐसे ही रहने दो, माइनस एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। इन दोनों को सम कर दो, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे टी लिख दिया, प्लस पी क्या होता है, प्रोडक्ट। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा, -2। अब ऑप्शन चेक करो, ए बी सी डी में से कौन सा मैच कर रहा है। अगर ध्यान से देखो ना, ऑप्शन डी वो लिखा हुआ है -24t² + 24t + 48। इस पूरे में से अगर तुम -24 कॉमन ले लो तो तुम्हारा आएगा t² - t - 2, जो कि बिल्कुल मैच कर गया हमारे एक्सप्रेशन के साथ, इसलिए उसका ऑप्शन डी आंसर है। ओके चटा दो। बाकियों में करोगी ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके यप ठीक है, धन्यवाद। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 44। अ पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1। क्या लिखा है, पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1। अच्छा, सम 1 है, प्रोडक्ट दे रखा है -6, और बोला है अनुज हाइट इन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, हेलो तुषार, तुम्हें भी नहीं आ रही। अच्छा, म्यूट हो गया। अब आ रही है, नहीं आ रही। अब आ रही है, Yes, अब आ sir. रही अब आ रही। ठीक है। यप एस दे रखा है 1, प्रोडक्ट दे रखा है -6। तुमसे पूछा गया है कि वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके एस 1 हो और पी -6 हो। ये तो बहुत ही ईजी है, अभी बताया था मैंने। कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में कैसा होता है, t² - st + p। तो इसको कर दो t² माइनस सम कितना दे रखा है 1, तो t हो गया, प्लस p कितना दे रखा है -6। -6 में चेक, फिर से म्यूट हो गया। अब आ रही है आवाज़, हेलो। अच्छा, नोप नहीं आ अब रही। आ रही है, अब आ रही है आवाज़, अब आ रही। ठीक है। अब देख लो ये किसके साथ मैच कर रहा है। ए बी सी डी में से ध्यान से देखोगे ना, जो सी ऑप्शन है वो दे रखा है -80² जी + 80 + 48। ये सी ऑप्शन है जो मैंने लिखा है अभी। अगर इसमें से -8 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा t² - t - 6। तो ध्यान से देखो, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसमें भी ऐसे ही है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा है r ऑफ t इक्वल टू -12 t² प्लस k - 3 इंटू t प्लस 48। बोला गया जीरोस जो है इसके वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर हैं। वही क्वेश्चन है जो अभी तुमने पूछा था। अगर एक हमने अल्फ़ा मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, -अल्फ़ा। जी तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, -b/, में वो ज़ीरो हो गया है यहाँ पे, और -b/, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -k - 3, मतलब कि 3 - k, या फिर छोड़ो ऐसे लिखता हूँ उसको, -k - 3 -b हो गए, अपॉन में -a, ये कैंसिल हो गया।
के माइनस 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऑप्शन ए है इसका आंसर। उई। ठीक है। और केस स्टडी 2 Yep. बहुत ही भयंकर है। इसमें सबसे लास्ट हाँ। में आ जाए उसमें लिखा हुआ है फॉरवर्ड ABCD है, मिडफील्डर CFG है, फुल बैक्स HIJ है, गोली के है। ओके, डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। सच में मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा है पूरा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 46 देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड EHG। अगर तुम्हारे पास डायग्राम है फिलहाल? खोलना पड़ेगा, हाँ, खोल अगर देती हूँ। हाँ, क्योंकि तुम रेफर कर पाओगी। ट्राइंगल EHJ जो है ना, उसमें E के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,1, H के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,4, हम्म। और जो J है ना उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,2। तुमसे पूछा गया इसके वो बताओ, क्या पूछा गया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ। सेंट्रॉइड को दिखाते हैं कैपिटल G से, और इसका जो फार्मूला होता है या कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये फार्मूला होता है सेंट्रॉइड का। बस इसे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा -2 + 2 -2 अपॉन 3। ये हो जाएगा 4 + 1 + 2 अपॉन 3। 2 और -2 तो कैंसिल हो गया, -2 अपॉन 3 आ गया ये तो, और 5 से 6 7 अपॉन 3 आ गया। अरे 7 अपॉन ऑप्शन में तो है नहीं है। एक मिनट, 5 6, y1 4 है, y2 1 है, 4 है, 5 6 7। अच्छा -2 है, ये -2 है, तो ये भी -2 होना चाहिए। तो 5 में से 2 गया तो 3/3, 3। तो ये 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया ए। क्लियर? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होता तो तुम भी कर लेती। ये फॉर्मूला था नहीं ना वैसे एनसीईआरटी में कहीं पे। ये हाँ NCERT में नहीं है, लेकिन ये आना मेरे को चाहिए। बहुत खुशी हो रही है, मेरे को सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है। हाँ 11th का फॉर्म, क्योंकि 11th में पढ़ते हैं बच्चे जनरली, लेकिन पता नहीं सैम्पल पेपर वाले पागल कितने दे दिया। चलो और बोलो। 47 और आगे का या बढ़िया। 47 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस। एक मिनट, क्वेश्चन 47 देखो, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड G। तो पॉइंट P का ही मान लेता हूँ। सपोज पॉइंट P ये है, A ये है, G है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है P जो है वो इक्वल दूरी पे है A और G से। A कितना दे रखा है? 3, -6। G कितना दे रखा है? 1, -3। P हमको पता नहीं है, x, y है। तुमसे पूछा गया है देन पोजीशन ऑफ P। तुमसे x, y के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकल सकती AP = BG। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको ना हम ये मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ये A हो गया, ये P हो गया, ये G हो गया। G दे रखा है 1, -3। P हमको पता नहीं है, तो ये हो गया x, y। A हो गया 3, 6। अब क्योंकि P जो है वो इक्वल दूरी पे है A और G से, तो x क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? 3 + 1/2। y कैसे निकालेंगे? 6 - 3/2। आंसर क्या आ जाएगा? 4/2 मतलब कि 2, और 1 हाँ सही है, 6 में से 3 3/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन C। पर इसमें P तो दे नहीं रखा। वही तो निकालना था, इसने बोला था इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस। अगर कोई प्लेयर P है वो इक्वल दूरी पे रहना चाहता है A और G से। अच्छा, ठीक और है। G है का मेरे को दिख ही नहीं रहा। क्या G G किधर है? डायग्राम में देखो G G G G G 1, -3 पे देखो ना। 1, ओह उधर इतना छुपा के रखा है। या ओके, और बोलो कौन सा क्वेश्चन था अभी? 47 ना 48 देखो। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I एंड E। I और E के कोऑर्डिनेट्स बताओ अगर तुम्हारे पास है वो ग्राफ। तो I के कोऑर्डिनेट है -1, 1। E की कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1। या तुमसे बोला गया वो जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट पे है I और E से, मतलब वो जो पॉइंट है वो बीच में होगा। सपोज मैंने मान लिया वो कैपिटल X पॉइंट है जो I और E से इक्वल दूरी पे है।
लेकिन ये कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो अब तुम्हें आई एक्स और एक्स को इक्वल पुट कर देना है, तो यहाँ पे तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ये इक्वल टू ये, नहीं, यप, या फिर अगर वो भी नहीं लगाना चाहती तो सिंपली वही मिड पॉइंट वाला ही कर दो कि एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2, और वो तो खैर 1 प्लस, अच्छा वो तो खैर 0 की वजह से हो जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। क्लियर बात। ओके, और बोलो। यप। फिर है 49 क्वेश्चन, 49। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर क्यू सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। वो बोलना चाह रहे हैं कि प्लेयर क्यू जो है वो उसका डिस्टेंस जितना के से है वो ट्वाइस है किसके, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ई, मतलब क्यू के इज इक्वल टू 2q, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में गिवन है, पढ़ लो एक बार ध्यान से। इतनी महान है। नहीं पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, पढ़ लो एक बार। ओके, व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये एंड के जो लिखा हुआ है ना, एंड के क्यू एंड ई, उसको थोड़ा छुपा लो थोड़ी देर के लिए, फिर पढ़ो पूरी स्टेटमेंट, तुम्हें समझ में आ जाएगी। एंड से छुपा लो अपनी मतलब फिंगर से, एंड के क्यू एंड ई आर कोलिनियर, वो अलग चीज़ है। K is twice the distance from E and K. Okay, got it. मतलब 1:2 है। 2:1 है ना, और 2 हाँ। क्योंकि के क्यू अपॉन क्यू ई क्या आएगा, 2/1 ही तो आएगा। बस यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देना कि एक्स और वाई निकल जाएगा। ओके, करके बताऊँ ये हो जाएगा, बोलो। हाँ हाँ कर लेंगे। ठीक है, 50th क्वेश्चन पे आओ अब। 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। पहले कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को, बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या है। B का के है 4,3, यप, और सी का क्या है 4, 4, -1। ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करना चाहिए, वाई एक्सिस पे। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स के राइट में है, तो मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या है कैपिटल वाई, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और तुम्हें क्या करना है, बी वाई को इक्वल पुट करना है किसके, सी वाई के। हो जाएगा नहीं होगा, हाँ, तो हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट हटा दो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 5² + 9 - 6y इक्वल टू 16 + y² + 1 + 2y। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, y² और y² कैंसिल हो गया, 16 और 16 कैंसिल हो गया, और -6y को उधर भेज दो तो 8y हो गया, 9 ये 8 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जो पॉइंट था वो क्या था 0, तो एक्चुअली जो पॉइंट है वो क्या हो गया 0,1। तो 0,1 कहाँ पर है, डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ओके, ग्रेट। और पर मैं एक बात बोलूं, क्या, y तो लेफ्ट में है, y एक्सिस राइट में नहीं है। अच्छा हाँ, एक बार मेरे को भेजने, एक बार। अच्छा तुमने भेजा था, रुको मैं तो बना रखा है एक डायग्राम ऐसे ही, वाई में राइट में, रुको। लेकिन वाई की वैल्यू तो आ तो यही रही है, पॉजिटिव आ रही है। हाँ हाँ पॉजिटिव ही आ रही है, बट एक मिनट पॉजिटिव ही आएगी, पर वो लेफ्ट में। एक मिनट स्क्रीनशॉट ही भेज दिया। व्हाट्सएप सर्वर डाउन है कोई बात नहीं, सबका, मेरा नहीं सर। हाँ वाई की वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, तो वाई की वैल्यू लेकिन फिर भी 1 ही आ रही है ना, तो ये वही लेना है हमें, कोई बात नहीं, ऑप्शन में भी वही है ना। यप। और बोलो। खत्म सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल। हाँ जी, फिलोसफी तो आती नहीं है मेरे को। मतलब मैथ से रिलेटेड, कि मैं एंड से स्टार्ट करूं कि स्टार्टिंग से पेपर। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ से भी तुम कंफर्टेबल हो वहाँ से स्टार्ट करो, टाइम तो वेस्ट मत आपके करना। हिसाब से नीचे से मुश्किल होता है क्या वैसे एमसीक्यू में? केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सबसे लास्ट में ही करना, पहले सारे क्वेश्चंस कर लेना। केस स्टडी में वरना उलझी रह जाओगी, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज जल्दी से। तो पहले सारे क्वेश्चन ही करना, फिर केस स्टडी के क्वेश्चन करना। ग्रेट। और वो टॉपिक से क्वेश्चन पहले कर लेना जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हो। किसी क्वेश्चन में अटक रही हो
तो फिर उसी को ड्रॉप करके फटाफट बाकी सारे ऑप्शंस कर लेना, मतलब सारे क्वेश्चंस कर लेना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, उन सब का टिक करके आ जाना बी ऑप्शन, ठीक है? बी? हाँ, और क्यों? ऐसा बिल्कुल भी मत करना किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, सबका नहीं, बी ही मुझसे करके आना। कहना हाँ कि हाँ बी होता है कॉमन। हाँ, क्योंकि मैं एमसीक्यू बनाता हूँ ना, तो मेरा भी या तो बी आंसर में ही मैं ज़्यादातर आंसर देता हूँ या सी में देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली ए और डी में देने की, लेकिन हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये हाँ, होता है, ओके। ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे पेपर्स भी देखे हैं, कभी भी देख लेना, ज़्यादातर आंसर्स बी या सी में से ही होते हैं। ओहो। ठीक है, तो या तो सभी के बी कर देना या सभी के सी कर देना, तो लेकिन फिर भी बी कर देना सबके, वही ज़्यादा सही रहेगा। ओके, ठीक है, ये कोई ये मजा मतलब आया है। सुन के मेरे को। हाँ, ठीक है, जी सर। चलो फिर ऑल द बेस्ट। कल तुम्हारा थैंक यू पेपर सर। बहुत अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू फिर, वेरी ओके मच। बाय, गुड नाइट। आपका भी सर बहुत धन्यवाद, आपने देर तक आपने ओहो, डिनर भी नहीं किया होगा। हाँ कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है, सुबह उठना है थैंक मेन यू तो वो सर। है। चलो ओके ओके बाय। बाय सर, थैंक यू। ओके ओके बाय, गुड नाइट।